सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे सेकंड लॉ के। और सेकंड लॉ में आप जानते हैं सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट थी और उसके ऊपर बेस कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल है, तो उसी के न्यूमेरिकल शुरू करते हैं आज। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, ये स्टेटमेंट है। ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 150 watt पावर इन समर व्हेन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर इज एट 300 केल्विन। बच्चे आपको ना सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है, जैसे मैंने हर बार बताया है आपको। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 150 watt पावर इन समर, यानी कि कार्नोट साइकिल पे बेस्ड रेफ्रिजरेटर है जो 150 watt पावर को कंज्यूम कर रहा है। व्हेन द एटमॉस्फेरिक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर इज एट 310 केल्विन, इसका मतलब जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 310 केल्विन है। द हीट लीकेज इनटू द रेफ्रिजरेटर थ्रू द डोर इज 15 watt। इसका क्या मतलब हुआ कि जो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट आ रही है वो 15 watt है, उस हीट को हमें रिमूव करना है। ओके, फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ द रेफ्रिजरेटर डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच कोल्ड स्पेस इज मेंटेन। ओके बच्चों, और क्या कहते हैं साथ में, अब हमने इस क्वेश्चन को शुरू करना है। स्टेटमेंट आपको सबको समझ में आ गई है। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, मैं व्हाइट पेपर के ऊपर इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। बच्चों जहाँ हमने जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं वैसे ही करते हैं इसमें भी। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैं काम करता हूँ इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, पहले स्क्रीन शेयर कर दूँ एक बार आपके साथ। तो शुरुआत में सबसे पहले मैं स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ी थी, मैं फिर भी एक बार दोबारा आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ भी लेता हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, कार्नोट साइकिल की जो कार्नोट साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कार्नोट साइकिल ड्रॉ करता हूँ। So according to this द स्टेटमेंट जो थी हमारी, वो स्टेटमेंट जो मैंने पहले पढ़ी हुई है, आपको मैं दोबारा भी पढ़ देता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली हम शुरू करते हैं। ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल ड्रॉ करते हैं। अब कार्नोट साइकिल हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो आपको ध्यान होगा जब हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले एक क्या होता है, सोर्स। ये तो हमारा हो गया सोर्स। उसके बाद सोर्स के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, रेफ्रिजरेटर। हमने रेफ्रिजरेटर बना लिया, ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया। उसके बाद रेफ्रिजरेटर के बाद हम इसे, ये तो ऊपर हो गया सोर्स, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज आवर सोर्स। और सोर्स क्या होता है, इसके अंदर जो हाई टेम्परेचर होता है इसको सोर्स बोलते हैं। और इन केस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, चलो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, नंबरिंग करता हूँ उसकी। ये हमारा हो गया सिंक। सिंक क्या होता है, जो लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक। तो ये हमारा सिंक हो गया। और सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, सिंक से कनेक्ट कर देते हैं। तो वही मैं यहाँ करता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। ठीक है जी बच्चों। अब ये हमारा क्या है, रेफ्रिजरेटर हो गया।
इस रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि जो हमारा सिंक है, सिंक से जो है सिंक से हीट को लेगा, और रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, सिंक से हीट को लेकर सोर्स को सप्लाई करता है। और आप सबको मालूम है सिंक का टेम्परेचर हमेशा सोर्स से कम होता है, और नेचुरली ये हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क कर दिया हमने, ये हो गया वर्क W, राइट। तो यहाँ पे ये हमने इसको W जो अमाउंट में इसके ऊपर वर्क कर दिया। अब आप ये देखो, ये टेम्परेचर किसका है, सोर्स का। सोर्स का टेम्परेचर कितना होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में। हाँ जी, कितना टेम्परेचर गिवन है सोर्स का टेम्परेचर हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 310। तो हमने क्या किया, सोर्स का टेम्परेचर आ गया हमारे पास 310 डिग्री। अब और क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं साथ साथ टर्म्स लिख लेता हूँ, क्या क्या टर्म्स हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन है, देखो इसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर, जो सोर्स का टेम्परेचर है इसको हम लोग लिखते हैं T1, और सिंक के टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं T2। तो आपको जो गिवन है टेम्परेचर T1 टेम्परेचर गिवन है, कितनी वैल्यू T1 की, 310 केल्विन। और क्या गिवन है इसके अलावा, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसके ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं, और जो हम वर्क कर रहे हैं वो कितना है, इसके ऊपर 15 वॉट। तो जो हमें W गिवन कितना वर्क, 150 वॉट। तो जो हमें W गिवन है, W इज इक्वल टू 150 वॉट। ओके, और उसके अलावा T2 हमें कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है आपको ये गिवन है कि जो सिंक है उसके अंदर 15 वॉट पर डिग्री टेम्परेचर। देखो, we have the heat leakage into the refrigerator through the door is estimated to be at continuous rate of 15 watt। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सिंक है उसके अंदर 15 वॉट हीट जा रही है, हीट इसके अंदर जा रही है। तो और 15 वॉट हीट हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसके अंदर हीट आ रही है वो हीट कितनी है, मैं उसकी वैल्यू मेंशन करता हूं। सो Q इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, देखो 15 वॉट, 15 वॉट इसके अंदर हीट जा रही है पर डिग्री टेम्परेचर। सो T1 माइनस T2। ये कैसे है समझाता हूं आपको एक बार दोबारा से। देखो ये कह रहा है कि जो हीट आ रही है वो 15 वॉट पर डिग्री टेम्परेचर। 15 इसका मतलब ये होगा, Q की वैल्यू कितनी होगी 15, और पर डिग्री का मतलब जितना चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा T1 और T2 का। सो इतने अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर जा रही है। हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, वी हैव टू कैलकुलेट T2 टेम्परेचर। अब T2 टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा इसके अंदर। अब देखो, दिस इज ए कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल के सीओपी का फार्मूला क्या होता है, मैंने क्लास में बताया भी आपको। हाँ जी, क्या फार्मूला होता है सीओपी का, इट इज T2 डिवाइड बाय T1 माइनस में T2। आपको ध्यान होगा ये डेरिवेशन हमने क्लास में भी करी थी कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर की सीओपी का फार्मूला होता है T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। और उसके अलावा एक फार्मूला और भी होता है, वो फार्मूला क्या होता है, COP इज आल्सो इक्वल टू, किसकी इक्वल होती है COP की वैल्यू,
हाँ जी, सीओपी वैल्यू किसके इक्वल होती है? उसकी वैल्यू होती है Q2। Q2 कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली वैल्यू, जो इस लाइन के अलोंग जो वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं Q2। जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सिंक से निकाल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? Q2। और जो अमाउंट ऑफ हीट हम सोर्स को दे रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं Q1। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास वैल्यू। उसके बाद अब इसको क्या बोलते हैं? Q2 अपॉन W। मैंने आपको बताया भी था, हमारा सीओपी क्या आता है? आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट अपॉन इनपुट। और डिजायर्ड आउटपुट क्या है हमारी? कि जो ये सिंक है इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना। और टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें से कंटिन्यूसली Q2 अमाउंट ऑफ हीट निकालनी होगी। ओके, अब हमें ये मालूम पड़ गया कि दोनों वैल्यू इक्वल है। हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यूज को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो कैसे इक्वल करेंगे हम इसकी वैल्यू को? देखो, हमें पता है कि जो Q2 की वैल्यू है, Q2 की वैल्यू किसके इक्वल है? अंदर लिखा भी हुआ है 15 इंटू T1 माइनस T2। ये तो वैल्यू होगी Q2 की। और डिवाइड बाय W। W किसके इक्वल है? हमें क्वेश्चन में गिवन है जो W की वैल्यू कितनी है? 150। ये तो वैल्यू आ गई सीओपी की। हम क्या करेंगे? सीओपी की इस वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। किसके इक्वेट कर देंगे? जो हमने अभी ऊपर फार्मूला लिखा है, that is T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को हमने इसके इक्वेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, 15 T1 माइनस T2 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ये क्या बने इक्वेशन? देखो, 15 बाय 150, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा। तो क्या है हमारे पास? T1 माइनस T2 इसका स्क्वायर। देखो, इसके ऊपर T1 T2 था, तो ये वाला T1 T2 को हम यहाँ ले गए, तो ये क्या आएगा? ये स्क्वायर में आ गई वैल्यू हमारे पास। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो टर्म है वो किसकी है? T2 की है। तो इस T2 वाली टर्म पे दैट इज इक्वल टू T2 और मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब ये हमारे पास टर्म आ गई। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अच्छा वन मोर थिंग, आपको मालूम है T1 की वैल्यू? T1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? T1 की वैल्यू 310 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये इक्वेशन मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 10 T2। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वहां से हमारे पास जो T2 की वैल्यू आएगी, वो T2 की दो वैल्यू आते हैं। बिकॉज क्या है? इसकी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी। देखो, 310 माइनस में T2, अगर 310 को स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 96100। और प्लस में T2 का स्क्वायर, आगे वैल्यू ये। उसके बाद माइनस 620 2 इंटू में 310 इंटू में T2, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 10 T2। और जब आप ये अब हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, आई होप वो आप सबको जानते ही हैं, आप लोगों ने बीटेक प्लस 2 में किया भी होगा। तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमसे दो सॉल्यूशन आते हैं। तो T2 की वैल्यू जो आएंगी वो दो वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी? 370.9 केल्विन और दूसरी वैल्यू आएगी 259.1 केल्विन। अब ये T2 की दो वैल्यू आ गई। अब देखो, हमें जो वैल्यू गिवन है T1 की, वो वैल्यू कौन सी गिवन है? 310। इसका मतलब T2 की वैल्यू 310 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे। हमने क्या किया? इस वैल्यू को छोड़ दिया। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि T2 इज इक्वल टू 259.1 केल्विन। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया? डायग्राम प्लॉट कर लिया। आपको टेम्परेचर गिवन था सोर्स का 310, आपको W की वैल्यू गिवन थी, W की वैल्यू 150 थी,
Q1 Q2 ये सिंक है, और इस सिंक से हीट जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो ये हीट जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क शो करता है कि जो ये हीट जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली और Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने सोर्स को दे दिया। आप सबको मालूम है कि जो COP का फार्मूला था दैट इज T2 by T1 minus T2 और Q2 by W। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो हीट आ रही है वो 15 वॉट पर यूनिट टाइम आ रही है, वो हीट हमने इसके अंदर डाल दी। और अब इस हीट को हमें यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली बस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दी। Q2 की वैल्यू ये थी और ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और डिवाइड बाय W, W की वैल्यू 15 क्वेश्चन में गिवन थी, राइट। उसके बाद क्या किया हमने, इसको T2 by T1 by T2 इसके इक्वेट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और वहां से हमारे पास आया T2 is equal to 259.1 केल्विन। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप दिस इज इजी क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8.11, इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं एक बार आपको, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर -10 और 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही क्वेश्चन कहता है कि कार्नोट का है, कार्नोट का रेफ्रिजरेटर है, हमने क्या करना है, सबसे पहले ये कर्व, ये इसको ड्रॉ करना है कार्नोट साइकिल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार्नोट साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं गया, मैंने ये इक्वेशन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ऑपरेट बिटवीन -10 और 30। तो ये जो टेम्परेचर है वो तो 30 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या किया, इसके अंदर 273 ऐड कर दिया केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। और ये टेम्परेचर कितना गिवन है हमारे को, ये गिवन है -10। तो मैंने भी क्या किया, अगेन इसके अंदर 273 मैंने ऐड कर दिया इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट अब कहती है कि subsequently it is desired to change temperature so as to make the coefficient of performance exactly equal to 7। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन, इस अरेंजमेंट की कोई ना कोई वैल्यू थी, COP वैल्यू, पर हमने क्या करना है, इसके टेम्परेचर को ऐसे चेंज करना है सो दैट जो इसकी COP की वैल्यू है वो 7 बन जाए। यानी कि हमें सोर्स को और सिंक को, इसके टेम्परेचर को ऐसे चेंज करना है सो दैट जो उसकी COP है वो चेंज होके 7 बन जाए। चलो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि कैसे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद था अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन लोअर टेम्परेचर। इसकी COP को 7 बनाने के लिए हमने क्या किया कि जो इसका हायर टेम्परेचर है जितना वो ऐड होगा उतना ही लोअर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल कंडीशन थी, और इनिशियल कंडीशन के बाद आपने कंडीशन को ऐसे चेंज करना है कि जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 30, चलो समझाने की तो वो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक्स वैल्यू तो ऐड हो, और सिमिलरली जो T2 की वैल्यू है, T2 की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस हो। और इसका क्या, ये क्यों कर रहे हैं, सो दैट कि जो ये हमारा सिस्टम है इसकी जो COP है दैट शुड बी इंक्रीज अप टू 7 पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, बस एक क्वेश्चन में गिवन है। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है,
मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं लेता हूँ गिवन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे हम लोग हर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। एक तो गिवन है आपको T1 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा क्या गिवन है आपको, T2। T2 कितना गिवन है, -10 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा और जो हमें निकालनी है वो क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीओपी कैलकुलेट करते हैं। सीओपी का फार्मूला सेम फार्मूला जाएगा जो पहले था, दैट इज T2 डिवाइड बाय T1 माइनस में T2। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, फार्मूला आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एक चीज याद रखना, जो वैल्यू पुट करेंगे वो हम केल्विन में पुट करेंगे। तो 30 + 273 कितना होता है, 303। सो 303 डिवाइड, सॉरी ये तो हो गया हमारा 263 डिवाइड बाय 303 माइनस 263। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 6.575। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एग्जिस्टिंग सीओपी की। बट क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा न्यूमेरिकल ये कहता है कि जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है कैसे, हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस तरीके से कि जो हमारी सीओपी की वैल्यू है वो क्या है, 7 है। इसका मतलब ये हुआ, मैं दोबारा से लिखता हूँ फॉर्मूला। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि जो हमारी सीओपी की वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें मेंशन की हुई है कि सीओपी इज इक्वल टू 7। ओके, और जो T2 की वैल्यू है उसमें से हमने वैल्यू माइनस कर दी -x। और जो हमारी T1 की वैल्यू है उसमें हमने क्या किया, T1 की वैल्यू में हमने x की वैल्यू ऐड कर दी और T2 की वैल्यू में से x की वैल्यू माइनस कर दी, जैसे कि ऊपर अभी बताया था आप लोगों को। अब हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जिससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको T2 और T1 किया है, हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो T2 की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 263 माइनस में x और डिवाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे को, 303 माइनस में, सॉरी प्लस में x और माइनस T2 की वैल्यू कितनी थी, 263 और माइनस में माइनस कितना हो गया, प्लस x हो गया। अब तो सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। सो 7 इज इक्वल टू 263 डिवाइड बाय, अगर 303 में से 263 गए कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 40 प्लस 2x। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आएगी -1.33 डिग्री केल्विन। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। यहां से आप लोग T1 डैश और T2 डैश, आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी, हम कर सकते हैं T2 और T डैश की वैल्यू कैलकुलेट। हाँ जी बच्चों, आप यहां से T2 और T डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ जी, एनीवन? हाँ जी बच्चों, यहां से हम T1 और T2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कौन बताएगा? देखो ये था हमारे पास जो T1 डैश था, उस T1 डैश में, हाँ जी बच्चों, T1 डैश में क्या वैल्यू आएगी?
आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हो ग्रुप के ऊपर, जो T1 डैश की वैल्यू कितनी आएगी। हमने क्या करना है, T1 डैश क्या है, बेसिकली T1 प्लस में x, तो जो T1 की वैल्यू है उसमें x की वैल्यू को ऐड कर देंगे और वहां से हमारी वैल्यू आएगी 301 पॉइंट गड़बड़, हाँ 300, जो हमारी T1 की वैल्यू आई है वो आई है हमारी 303 और -1.33, so that will be equal to 301.86 केल्विन। और A2 डैश की वैल्यू क्या होगी, 263 माइनस ऑफ -1.33, तो ये यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो 264.133 केल्विन। तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ में आने की जरूरत है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ उस क्वेश्चन की, फिर हम आगे चलते हैं। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ पिछली बार कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, yes, according to this question, now this is our question. So which is more effective way to increase the efficiency of a Carnot engine to increase the source temperature T1 while the sink temperature T2 is held constant, or to decrease the sink temperature by the same amount while the source temperature is held constant? How this result would be affected in case of a Carnot heat pump? Now this is the question. चलो, which is more effective way to increase the efficiency of a Carnot heat engine? हीट इंजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हीट इंजन की। टू इंक्रीज द सोर्स टेम्परेचर T1 while the sink temperature T2 is held constant, or to decrease the sink temperature by same amount while the source temperature is held constant। ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, और उसके 2 तरीके हैं, एक सोर्स टेम्परेचर को बढ़ा दें जबकि सिंक के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, और दूसरा क्या कहता है, सिंक के टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें जबकि सोर्स के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। सबसे पहले अगेन जो हम लोग करते हैं हमेशा, आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने इंजन का डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो इंजन के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब फर्क क्या है, देखो जब आप बात करते हो उसकी हीट पंप की, तो हीट पंप के केस में जो हमारा वर्क डन है वो हमें मिलता है, ना कि हमें करना पड़ता है सिस्टम के ऊपर। और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इंजन, हीट इंजन। ओके, ये सोर्स है, ये सब कुछ सेम है, एक क्या चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन। तो जो इसकी डायरेक्शन है वो हमने ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, ये डायरेक्शन होगी इसकी। अब डायरेक्शन देख रहे हैं, अब डायरेक्शन कुछ चेंज हो चुकी है इसकी, एंटायरली हमने डायरेक्शन क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। सिमिलरली जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हम आए और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर में गिवन नहीं है, सिर्फ T1 टेम्परेचर गिवन है, और फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें कोई टेम्परेचर गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टेटमेंट पढ़ता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, और हमें मालूम है कि जो इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है,
किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, हाँ जी, वो क्या फार्मूला होता है एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की, दैट इज इक्वल डिवाइड बाय 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। ये फार्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो जो नीचे क्वेश्चन में गिवन है हमें, क्या क्या तरीके हैं वो दो, या तो हम सोर्स के टेम्परेचर को सेम रखें, सोर्स के टेम्परेचर को सेम रखें, सिंक के टेम्परेचर को कम कर दें, और दूसरा क्या है सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें और सिंक के टेम्परेचर को सेम रखें। चलो हमने फर्स्ट कंडीशन ली कि हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को dt अमाउंट से चेंज कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या है, नाउ द फार्मूला फॉर एफिशिएंसी इज इक्वल टू, क्या होता है T1 माइनस T2, और हमने क्या किया इसमें dt अमाउंट जो ऐड कर दिया। ओके, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि पहले हमने क्या किया कि जो हमारा सोर्स का टेम्परेचर था उसके अंदर हमने dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ऐड कर दिया। अब जैसे हमने ये टेम्परेचर ऐड किया, नीचे वाली वैल्यू हमारी T1 थी, तो T1 की वैल्यू में भी क्या होगा, उतने ही अमाउंट ऐड हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अ वैल्यू। अब इस क्वेश्चन से हम देखो क्या क्या हमें मालूम पड़ता है। हाँ, एक चीज है कि dt की जो अमाउंट है वो बहुत कम है, तो हम dt अमाउंट को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, dt जो अमाउंट है उसको हमने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद छोड़ दिया, मतलब उस वैल्यू को इग्नोर कर दिया, तो इसको वापस हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन, ये हमारे पास इनिशियली क्वेश्चन था जिसके अकॉर्डिंगली T1 माइनस T2 अपॉन T1, और दूसरा है T1 प्लस dt माइनस T2 अपॉन T1। इस दोनों के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? हाँ जी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी, कौन बताएगा? देखो शुरू में जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, T1 माइनस में T2 डिवाइड बाय T1, यानी जो डिफरेंस है वो T1 माइनस T2 है। अब जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है, T1 माइनस T2 प्लस dt, यानी जो प्लस dt वैल्यू है वो ऐड हो गई है। अगर वैल्यू ऐड हो रही तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जो ये ऊपर वाली वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम इस सोर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये हमारा था केस नंबर 1। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था, अकॉर्डिंग टू केस नंबर 2 कि हमने क्या किया, जो हमारा सिंक है, सिंक के टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने क्या किया, इसके टेम्परेचर को dt अमाउंट से डिक्रीज कर दिया। ओके, अब जैसे आपने d2 अमाउंट ये टेम्परेचर डिक्रीज किया तो हमारी इक्वेशन अगेन यही बन गई वापस, क्योंकि माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस। सो T1 प्लस में dt माइनस में T2 डिवाइड बाय T1। अब आप देखो, आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? यहाँ पर T1 माइनस T2 अपॉन T1 है, यहाँ पर T1 माइनस T2 पर dt की अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर ये इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही अमाउंट इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियसली हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो इस तरीके से ये एक इजी क्वेश्चन था जो हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, इसी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप सेम साइकिल को, इसी को एज ए हीट पंप यूज करो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ